गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में ज्योग्राफिकल सेटिंग या ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में एक्सप्लेन किया था। हिस्ट्री का पहला लेक्चर मैंने लिया था। तो ज्योग्राफिकल जो फ्रेमवर्क था या सेटिंग है या भौगोलिक ढांचा है, इसका मैंने दो लेक्चर मैंने लिया था। तो इसके बाद जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा स्टोन एज। तो मैं इससे पहले बताने से पहले मैं आपको पहले हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मैं पहले बता दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आगे स्टोन एज को मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले आप यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए, चलो शुरू करते हैं हम लोग इसका सिलेबस के बारे में। देखिए, हमारा ये है एंशिएंट इंडिया। तो पता होगा आपको कि हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है जनरली। तो पहला हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हो गया हमारा मीडिएवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। पहला हो गया प्राचीन कालीन भारत, ठीक है ना, या प्राचीन भारत। दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत, मीडिएवल हिस्ट्री। तीसरा हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर हम लोग उसे आधुनिक भारत के नाम से जाना जाता है हिंदी में। और चौथा जो हम लोग पढ़ते हैं वो आधुनिक भारत में हमारा जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के वाला भी आ जाता है इसमें। तो लगभग हमारा 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है, ठीक है, 3 पार्ट। तो हम लोग आज पढ़ना है कौन सा, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमने पहले बता चुका हूं, और पहले जो बैकग्राउंड बताया मैंने ज्योग्राफिकल सेटिंग के बारे में बता चुका हूं, भौगोलिक ढांचा के बारे में। दूसरा क्या है हमारा, स्टोन एज है, ठीक है। तीसरा होगा हमारा स्टोन एज पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, आएगा स्टोन एज के बाद होगा हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हमें बताएंगे, उसमें पढ़ना है। और हड़प्पा सभ्यता और स्टोन एज, ठीक है ना, इसके बीच एक और भी हमारा इसमें हम लोग एक पढ़ना है, वो जो उसका ट्रांजिशन जोन है उसको हम लोग पढ़ना है, ताम्र पाषाणिक एज पढ़ना है, ठीक है ना, या युग पढ़ना है। मतलब इसमें तांबा और आपको पत्थर दोनों का इस्तेमाल किया जाता था इस एज में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हड़प्पा होगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड एज ऑफ ऋग्वेदा। आर्यों का आगमन और ऋग्वेद हम लोग पढ़ना है इसमें। फिर अगला क्या हमारा, द लेटर वैदिक फेज, ट्रांजिशन टू द स्टेट एंड सोशल फॉर्मेशन। उत्तर वैदिक अवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। वैदिक के बाद, ऋग्वेद के बाद क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक अवस्था। इसमें राज्य और वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसी के कारण क्या होता है, इसी भेदभाव वर्ण व्यवस्था के कारण क्या होता है, हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म होता है, इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, और इसी के बाद क्या होता है, जो हमारा जनपद है, 16 महाजनपद है, टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधा एम्पायर हम लोग पढ़ना है। मतलब जनपद के बारे में 16 महाजनपद पढ़ना है, और प्रथम मगध राज, और मगध राज का जो उदय हुआ उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर कौन था, मगध साम्राज्य, तो उसके बारे में पढ़ना है। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या पढ़ना है, अब मगध जो शासन था उसी के दौरान ही क्या हुआ, हमारा ईरानियन और मैसिडोनियन इन्वेंशन हुआ। मतलब जो सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था इसी काल के दौरान हुआ था, तो उसका प्रभाव भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर होगा। फिर जब ये हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तो मगध के बाद जो उत्तर भारत में हमारा शासन किसका था, एज ऑफ मौर्यास, मौर्य युग का उदय हुआ, ठीक है ना। अब मौर्य युग के समय क्या हुआ हमारा, जो सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट एंड देयर रिजल्ट्स, मध्य एशिया के संपर्क और उनके परिणाम। तो मध्य एशिया के देशों का संपर्क वो हमारा मौर्यन पीरियड के बाद हुआ हमारा, या मौर्यन पीरियड के दौरान हुआ, ठीक है ना, ये वाला। तो उसका प्रभाव भी हम लोग पढ़ना है। उसके बाद क्या हुआ हमारा, मौर्य वंश के बाद क्या होगा, कौन सा वंश आएगा हमारा उत्तर भारत में, द एज ऑफ सतवाहनास, सातवाहन युग का है, ठीक है ना। अभी तक जो जितना मैंने बताया सारा का सारा क्या है, उत्तर भारत का मैंने सारा ये हिस्ट्री बता रहा हूँ। उत्तर भारत, दक्षिण भारत का अभी तक आया ही नहीं है, दक्षिण भारत का इतिहास अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। यहां से होता है सातवाहन डायनेस्टी के बाद क्या होता है, द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ होता है। सातवाहन वंश जब उत्तर भारत में था, तो तब दक्षिण भारत में क्या हो गया हमारा, वहां का इतिहास का आरंभ होता है या स्टार्ट होता है, ठीक है, इस वाले इलाके में। देखिए, तो जो दक्षिण भारत का इतिहास का काफी बहुत पीछे है, ठीक है ना। तो अभी तक जो बताया मैंने सारा क्या था, वो उत्तर भारत का इतिहास था। लेकिन जनरली हम लोग यही मान लेते हैं कि पूरे भारत का इतिहास है। पूरे भारत का इतिहास नहीं, अभी तक क्या बताया मैंने, उत्तर भारत का सिर्फ इतिहास है। उसके बाद द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर। फिर उत्तर भारत में क्या हुआ, सातवाहन के बाद कौन आया, हमारा गुप्ता डायनेस्टी आया। फिर उसके बाद क्या आया,
स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार। देखिए उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत हो गया, अब इसके बाद गुप्त साम्राज्य के बाद किसका हो गया हमारा पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार हुआ। अभी जाकर पूर्वी भारत में आपको मिलेगा हमारा सभ्यता का कोई अंश। फिर क्या हो जाएगा हमारा हर्ष एंड हिज टाइम्स, हर्षवर्धन का जो काल था, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है गुप्ता के बाद। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड रूरल एक्सपेंशन इन द पेनिनसुलर इंडिया, फिर प्रायद्वीपीय भारत में क्या हो गया, बहुत सारे नए नए राज्य का गठन हुआ, तो वो सारे बारे में पढ़ना है। और इसी के बाद क्या हुआ हमारा दर्शन का भी विकास हुआ, दर्शन मतलब फिलोसफी, जैसे योगा, मीमांसा, ये सारी चीज हम लोग पढ़ना है इस समय। उसके बाद क्या हो गया इंडियाज कल्चरल कॉन्टेक्ट विथ द एशियन कंट्रीज, अब भारत का जो क्या है ना एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध हुआ, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशियंट फेज, और अगला जो हमारा क्या होगा अंतिम प्राचीन काल से मध्य काल की जो हमारा संक्रमण काल था, ठीक है ना, प्राचीन काल से मध्य काल की ओर, तो उस वाले फेज को पढ़ना है। तो यहां तक क्या होगा हमारा एंशियंट का हमारा ये सिलेबस होगा, ठीक है। तो इतना सा पढ़ना है। देखिए अब हम लोग अब लोग को पढ़ना है कौन सा जो स्टोन एज है, या फिर इसे हम लोग प्रस्तर युग भी कहा जाता है, या फिर इसे आदि मानव युग भी कहा जाता है इसे हम लोग, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड जाते हैं, इसका बैकग्राउंड। पृथ्वी 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसका एज कितना है, लगभग पृथ्वी का एज 400 करोड़ इसका एज से भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इसकी परत के विकास, इसका जो लेयर है, डिफरेंट लेयर्स है के विकास के 4 अवस्थाएं प्रकट होती है, मतलब इसकी जो डेवलपमेंट हुआ है 4 स्टेज में हुआ है। जो चौथा स्टेज है, चौथा स्टेज, ये चौथा अवस्था है, चौथी अवस्था है, वो क्या है चतुर्थिकी है या फिर क्वाटनरी है कहलाती है, जिसके 2 भाग है। देखिए इसके 4 स्टेज है, लेकिन चारों स्टेज हम लोग को याद नहीं करना है। इसके 4 जियोलॉजिकल टाइम में बांटा गया है 400 करोड़ साल को, ठीक है ना, लेकिन उससे हम लोग कोई मतलब नहीं। हम लोग को सिर्फ चौथा वाला कौन सा है, चौथा स्टेज का नाम क्या है क्वाटनरी या फिर चतुर्थकी, ठीक है ना, कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं, 2 भाग है। एक पहला हो गया प्लिस्टोसीन एंड सेकंड इज होलोसीन। प्लिस्टोसीन का हिंदी क्या होता है अति नूतन, और होलोसीन हो गया अद्यतन। हिंदी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में भी आप ध्यान देना, ठीक है ना। प्लिस्टोसीन और क्या है अद्यतन, ये वाला। देखिए क्वाटनरी को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, क्वाटनरी, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन कब से कब तक है, मतलब 10 लाख से लेके के 20 लाख पहले तक, मतलब 20 लाख, ठीक है ना, बीसी से लेके 10 लाख बीसी के बीच जो ये होगा, क्या होगा हमारा ये प्लिस्टोसीन का पार्ट होगा। और जो हमारा जीरो से अब मतलब जीरो से लेके 10 लाख तक, सॉरी ये 10 लाख मैं बोल रहा हूँ, ये 10,000 है, ठीक है ना, 20 लाख से 10,000, ये बीसी कर दिए यहाँ पे, बीसी है। ये कितना हो गया 0 से 10,000, और ये 10,000 से 20 लाख, तो 2 पीरियड में बांटा गया है, ठीक है, ये दोनों वाला पीरियड में। अब ऐसा कहा जाता है, अब देखिए आगे हम लोगों कहा जाता है कि मानव धरती पर प्लिस्टोसीन के प्रारंभ में आया था या पैदा हुआ था, प्लिस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ था। इसी समय असली गाय, असली हाथी, असली घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था, परंतु लगता है यह घटना अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पहले हुई थी। देखिए 2 पार्ट है, अफ्रीका में ये घटना क्या है 26 लाख वर्ष पहले हुई थी, लेकिन जो भारत में क्या है वो बहुत लेट में हुई है, कम से कम 10,000 से 20 लाख वर्ष पहले हुआ था, 10,000 से 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है, इस वाले पीरियड में हुआ था। मतलब प्लिस्टोसीन एज में क्या हुआ था, मानव का उदय हुआ था, मानव का ओरिजिन हुआ था, ठीक है ना। आपको ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में अति नूतन काल में, अति नूतन काल में हो गया। अफ्रीका वाला याद नहीं रखना, वो मतलब नहीं हम लोग से, ठीक है। अब आगे देखिए आदि मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं, ये भी एक पीटी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना, या जीके क्वेश्चन। आदि मानव का कहीं पे भी भारत में कोई साक्ष्य नहीं है, मतलब कोई भी फॉसिल्स क्या है, ठीक है, आदि मानव का भारत में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आइए आप लोग आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा है कि भारत में आदिमानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों और फोड़ी हुई गिट्टियों से वे शिकार करते थे। मतलब जो उनका क्या शिकार करते थे, जो औजार होता था वो अनगढ़ होता, रफ, मतलब उसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना, कोई शेप एंड साइज नहीं होता था। और अपरिष्कृत मतलब अनपॉलिश्ड होता था, मतलब उतना चिकना नहीं होता था, ठीक है ना। औजारों से और फोड़ी हुई गिट्टियों से, मतलब पत्थरों को
जैसे दो पत्थर को टकरा के टूटने के बाद जो बनता था उसका हथियार बनाते थे और उससे वो शिकार करते थे। ठीक है, इस काल में मानव अपना खाद्य कठिनाई से बटोर पाता था और शिकार से जीता था। क्यों कठिनाई से बटोर पाता था? कारण क्या है? जो इस समय के लोग थे वो क्या करते थे? फूड गैदरिंग करते थे। मुश्किल इसलिए था क्योंकि अभी उनका ओरिजिन हुआ था, उनको ये नॉलेज नहीं थी कौन सा जो फल है वो मीठा फल है, कौन सा खट्टा फल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा क्या है जहरीला है। उनको इस चीज के बारे में अभी शुरुआती दौर में उनको ज्ञान नहीं था। इसलिए क्या था, उनको खाद्य जुगाड़ करना क्या था ना, उनके लिए कठिनाई होती थी। और शिकार करना भी मुश्किल था क्योंकि जानवरों का रफ्तार बहुत तेज होता था। अभी वो शुरुआती दौर में थे, जानवरों का रफ्तार तेज था, वो फुर्तीले थे, ठीक है ना, और उनको पकड़ना क्या था, मुश्किल होता था। और साथ ही साथ क्या था ना, हथियार भी नहीं था इस समय, या औजार जो था उनके पास वो भी उनका उतने विकसित नहीं थे, उतने डेवलप नहीं थे। इस कारण क्या है, इस समय उनका जीवन क्या था, बहुत मुश्किल था। ठीक है, वह खेती करना और घर बनाना नहीं जानते थे। यह अवस्था लगभग 9000 ईसा पूर्व या फिर बीसी तक बनी रही। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमने ये तो हमें इंट्रोडक्शन दिया हमने। अब अगला देखिए, भारत में जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। जो स्टोन एज है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो स्टोन एज बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट क्या हो गया, पेलियोलिथिक एज, मतलब पूरा पाषाण। पेलियो मतलब पूरा, मतलब पुराना हो गया। ओल्ड, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, ऐसे भी नाम जाना जाता है। ठीक है ना। देन मेजोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण, मेजो मतलब मध्य होता है और नियो मतलब नया होता है। तो नियोलिथिक एज, ये 3 हो गया हमारा। पुराना पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण हो गया, 3 भाग हो गया। अब इन तीनों भाग को क्या है, अब इसका यदि आपको टाइम या इसका एज लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देख लीजिए इसको। तो जो हमारा पूरा पाषाण होता है तो ये कितना हो गया, लगभग 5 लाख से कब तक होता है, 5 लाख से लेके 10,000 तक होता है। कितना होता है, 5 लाख टू 10,000। ये कितना होगा, 10,000 और 9,000 से लेके कितना, 4,000, और 4,000 से लेके ये आगे तक होगा। ठीक है ना, ये 3 का डिवीजन है। तो ये दोनों तो बाद में पढ़ना है, पहले इसको हम लोग पढ़ना है, पूरा पाषाण। तो इसको देखिए, इसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो हो जाए अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक, ठीक है ना, देन मिडिल पेलियोलिथिक, और थर्ड क्या होता है, अपर पेलियोलिथिक हो गया। आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और ऊपरी पूरा पाषाण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया, मतलब 5 लाख से कब तक, 50,000 बीसी तक। 5 लाख बीसी से कितना हो गया हमारा, 50,000 बीसी हो गया। ये हो गया हमारा कितना, आरंभिक या फिर अर्ली पेलियोलिथिक एज का हो गया। जो मिडिल पेलियोलिथिक है वो कितना हो गया, 50,000 से लेके 40,000 तक हो गया। ये लगभग 10,000 का गैप है। फिर जो हमारा थर्ड अपर वाला हो जाएगा 40,000 से 10,000, ये तीनों का हम लोग का डिवीजन हो गया। चलिए आगे आगे के बारे में पढ़ते हैं, इन सब के बारे में। देखिए अभी हम लोग क्या है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो पहला हम लोग पढ़ना कौन सा, पूरा पाषाण या पेलियोलिथिक एज। इस एज में क्या था, लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, मतलब हंटिंग एंड फूड गैदरिंग में भी थे। आखेटक मतलब क्या होता है, हंटिंग होता है, शिकार करना, और दूसरा क्या हो जाएगा, फूड गैदरिंग होगा। ठीक है ना, तो फूड गैदरिंग और ये दोनों चीजें। ऐसा क्यों था कि इस एज में, क्योंकि अभी क्या होता, मनुष्य ने अभी धरती पे उनका जन्म हुआ है। ठीक है ना, तो अभी उनको कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था, खेती बाड़ी करना पता नहीं था, तो मजबूरी था उनको क्या, शिकार करना और भोजन कहीं से जुगाड़ करना, इकट्ठा करना, या फिर गैदरिंग करना, फूड गैदरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये उनकी मजबूरी थी इसमें। देखिए हर एक चीज को आपको याद, एक भी चीज याद नहीं रखना है, बस आपको एज याद रखना है कि कहां से कहां तक है। ये शुरुआती दौर था तो ऑब्वियस है उसके पास क्या होगा, वो उतना नॉलेज नहीं होगा खेतीबाड़ी करने का, तो क्या होगा, वो हंटिंग और गैदरिंग ही करेंगे, मतलब आखेटक और शिकार और भोजन का संग्रहण करेंगे। ठीक है, ये वाला चीज हो गया। तो भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लिस्टोसीन या हिम युग में हुआ था, प्लिस्टोसीन एज में हुआ था। और प्लिस्टोसीन एज ही क्या था उस समय, जो एज था इसमें पूरा बर्फ छाया हुआ था पूरे पृथ्वी पर। ठीक है ना, इसलिए इसको नाम क्या था, हिम युग के नाम जाना था, आइस एज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्लिस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई और उसके आसपास वाले स्थान पर बर्फ की चादरों से ढका था। मतलब पूरा लगभग पृथ्वी क्या था, बर्फ से ढका हुआ था। किंतु पर्वतों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त था, बल्कि वहां दीर्घ काल तक भारी वर्षा होती थी। देखिए यदि पृथ्वी का मैं मैप दिखाऊं, ठीक है ना, तो पृथ्वी का अलग जहां जहां पहाड़ होगा, जहां जहां पहाड़ी इलाका होगा, वो क्या होगा, मैं लोकेशन में दिखाता हूं आपको, 1 मिनट देखिए।
जैसे मान लीजिए इंडिया का, मान लीजिए जहां जहां पहाड़ी इलाका, जैसे हिमालय वाला, इस इलाके में क्या था, बर्फ वाला ढका हुआ था। इधर भी क्या था ना, इस वाले इलाके में ये पहाड़ी इलाका है लेकिन इसकी हाइट उतना नहीं है, तो यहाँ पे उतना बर्फ नहीं था, सिर्फ इसी वाले इलाके में बर्फ था पूरा इलाका में। इसी तरह विश्व के किसी भी भाग में जहां पहाड़ होगा वहां पे क्या होगा, बर्फ से ढका होगा। लेकिन जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होगा, ठीक है ना, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, 8 डिग्री, और ये हमारा कौन सा है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री, ठीक है ना, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहां से क्या होता है, आप देखेंगे यहां से इधर क्या है, हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया, और यहां से सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता था, बारिश जबरदस्त होती थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता था। तो गर्मी ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, आपको इवोपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जल का वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, और उससे क्या होगा, बारिश भी इस इलाके में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस इलाके में क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा पाषाण काल के लोग हैं, पूरा पाषाण काल के लोग, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का मिलना क्या संभावना कम होगी, क्योंकि इतने बारिश में लोग रहेंगे नहीं। लॉजिक लगाना आपको, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है। एक भी चीज बिना इलॉजिकल हो तो उसको याद नहीं करना है, होगा ही नहीं कभी याद, आपको सिर्फ लॉजिक रखना। क्या इस क्षेत्र में होगा, इतना बारिश होगा, इसलिए बताइए जो पैलियोलिथिक एज का है इस वाले इलाके में इतना मिलेगा नहीं, इधर वाले, क्योंकि ये जितना इक्वेटर, देखिए इक्वेटर कहाँ पे हमारा, ये इक्वेटर हो गया हमारा, और ये 8 डिग्री 4 मिनट ये हमारा अक्षांश है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा। तो इस वाले इलाके में तो जबरदस्त बारिश होगी, और जैसे यहाँ से दूर जाएंगे इधर बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। तो कभी भी आपको साउथ इंडिया वाले में अभी जो पैलियोलिथिक एज में क्या होगा, आपकी कोई भी लाइफ नहीं मिलेगा, कोई जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बारिश में कोई रहने वाला नहीं है, ठीक है। और न ही आपको बताइए इस बर्फ वाले क्षेत्र में होगा, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका होगा। इसका मतलब लाइफ कहाँ होगा, बस ये वाला भारत के इस मिडिल वाले क्षेत्र में होगा। बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया, सॉरी कहाँ पे आया था मैं, यहाँ पे। तो प्लीस्टोसिन के एज का मैंने बता दिया, जो ट्रॉपिकल रीजन था वहां बारिश होती थी, और जहां पे ऊंचाई वाला क्षेत्र होता था वहां पे बर्फ था। ये हिम युग का बात कर रहे हैं, प्लीस्टोसिन एज पे। हमारे धर्म ग्रंथों में भी हिम युग के बारे में चर्चा की गई है, तो वास्तविक था ऐसा कभी। फिर क्या हुआ, देखिए अब पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं, फेजेस इन द पैलियोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज का है, कौन कौन सा उसको भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, कितने फेजेस है। तो भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्था में बांटा जाता है, ठीक है ना। देखिए किसके आधार पे, औजार के स्वरूप, औजार का जो हमारा टूल्स है, टूल्स के जो नेचर है उसके आधार पे, और जो क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस है उसके आधार पे इंडिया का जो पैलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण युग है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा, पहला हमारा है, देख लीजिए यहाँ पे, पहला है प्रारंभिक या आरंभिक, या उसे क्या बोला था, निम्न पाषाण, निम्न पूरा पाषाण युग। क्या हो गया, अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण युग। तीसरा क्या होगा, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। ये 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये तो मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी टेबल में। पहली को मोटे तौर पे 5 लाख ईसा पूर्व बीसी से लेके 50,000 बीसी तक। दूसरा क्या हो गया, 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी के बीच। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, 40,000 से लेके 10,000 के बीच, ठीक है। आपको ये मैं टेबल ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, ठीक है। तब पहले शुरू करते हैं इसके वाला। पहला होगा हमारा कौन सा, आरंभिक पूरा पाषाण। अधिकांश, देखिए पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, आरंभिक पूरा पाषाण। अधिकांश आरंभिक पूरा पाषाण हिम युग से गुजरा है, ठीक है ना। तीनों जो एज है हमारा, आरंभिक हो गया, मध्य पूरा पाषाण और हमारा ऊपरी पूरा पाषाण, ये तीनों क्या है, हिम युग का ही पार्ट था। लेकिन जो हमारा आरंभिक पूरा पाषाण है, इसमें सबसे ज्यादा जो अधिकतर पार्ट है क्या, इसे हिम युग का या आइस एज से गुजरा है। अब बताइए, आइस एज से गुजरा होगा तो इसका क्या होगा, इसका मतलब पहाड़ी क्षेत्र में इसके जो साक्ष्य होगा, या फिर जो इसका जो साइट होगा, जो पूरा पाषाण जो स्थल होगा, वो मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहेंगे, कभी नहीं रहेगा। तो आपको वो देखना है। इसका लक्षण क्या है, मतलब इसको पहचाने कैसे। तो आरंभिक पूरा पाषाण युग का लक्षण क्या है, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार या हैंड एक्स, मतलब हाथ से जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, देखिए ये मैंने फोटो बनाया हूं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको ऐसे क्या होता है ना, इस तरह से पकड़ा जाता था। ये जो है, ये नीचे वाला इलाका, यहाँ से
अपने हाथ से ये इस तरह से पकड़ते थे, ठीक है ना, और ऐसे करके खोदते थे। तो ये क्या होता ना, ये पेड़ के जो जड़ होती थे, पेड़ों के जड़ों को खोदने के लिए हस्त कुठार का या फिर हैंड एक्स का इस्तेमाल किया था। ये दोनों देखिए हस्त कुठार है हमारा एग्जाम्पल। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पे पकड़ हाथ से पकड़ा जाता था, ये अपना जो मुट्ठी होता था यहाँ से इस तरह से पकड़ा था, ऐसे करके खुदा जाता था इस वाले इलाके में। देखिए और जड़ में बहुत सारे जो तो जड़ भी लोग खाते थे। जड़ में बहुत सारे जो जैसे फल होता था वो उसका इस्तेमाल वहाँ के लोग करते थे, आदि मानव लोग, ठीक है। तो पहला हो गया हैंड एक्स, तो आपको याद रखना ये हैंड एक्स। दूसरा क्या हो गया, बिदारनी या क्लीवर। क्लीवर मतलब क्या था, बिदारनी मतलब ऐसे आपको आपने सुना होगा ना, हृदय विदारक, हृदय को विदारना है तो हृदय को तार तार करने वाला। तो क्लीवर मतलब क्या होता है, जिसका उपयोग चीरने या फाड़ने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो नोकिला है इससे इस्तेमाल किसी चीज को फाड़ने के लिए किया जाता था। देखिए इसका जो ये वाला यहां से है ना, ये इसका इस्तेमाल क्या होता है, किसी चीज को फाड़ने के लिए किया जाता था या फिर चीरने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो इसको क्लीवर बुलाता था या फिर विदारनी बुलाता था, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा हमारा क्या था, खंडक या चॉपर, मतलब किसी चीज को काटने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया था, जैसे ये वाला चीज आप देख रहे हैं चॉपर को, ठीक है। इसका उपयोग काटने के लिए या टुकड़ा करने के लिए, इस वाले इससे क्या होता ना, नीचे से पकड़ के ऐसे काटा जाता था, इस वाले इलाके से ये वाले यहां से पकड़ा जाता था और इस वाले हिस्से से क्या होता काटा जाता था। इसका नाम क्या हो गया, चॉपर हो गया। ये तीन हमारे मेन इक्विपमेंट थे जो उस दौरान बनाए गए थे। एक खोदने के लिए, एक काटने के लिए, एक छीलने के लिए होता था, तीन चीज। चॉपर का उपयोग पत्थर के औजार काटने, खोदने और छीलने के काम लिया जाता था, ठीक है ना। आरंभिक पुरापाषाण युग में स्थल में पाकिस्तान के पंजाब के सोन नदी घाटी, कश्मीर और थार मरुभूमि, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी क्षेत्र में पाए जाते थे, और राजस्थान के मरुभूमि के डिडवाना क्षेत्र में पाए जाते थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा कहाँ पे है, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमबेडका में पाए जाते थे। अब देखिए मैं इसको लोकेशन दिखाता हूं आपको। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखिए ये तो पूरा आपको ये दिखाई मिल रहा होगा, ये पूरा पहाड़ी इलाका होगा। अब पहाड़ी इलाका होगा तो अभी हिम युग चल रहा है, हिम युग होगा तो बताइए इस इलाके में क्या होगा, पूरा बर्फ जमा होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कोई नहीं होगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश में कोई नहीं होगा, सिक्किम में कोई नहीं होगा, भूटान में, नेपाल, हमारा उत्तराखंड, हिमाचल, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कोई यहाँ पे बसाव नहीं मिलेगा आपको। बताइए कोई इसका औजार या कोई साक्ष्य मिलेगा यहाँ पे, कभी भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये क्या है हमारा आइस एज चल रहा है। तो पाकिस्तान के ये जो पहाड़ी इलाका है इसमें भी क्या होगा, आपको कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बताइए एक तो हो गया ये, दूसरा आपको पत्थर के औजार के लिए क्या चाहिए, पत्थर होना चाहिए। पत्थर कहाँ होगा, या तो आपको कहाँ मिलेगा, नदी, रिवर वैली में मिलेगा, नदी नीचे उतरती जब तो ऐसे जगहों में होगा, या फिर पहाड़ के ढलानी क्षेत्र में मिलेगा। अब देखिए इस वाले इलाके में मैंने बताया ये साउथ वाला पार्ट है, और साउथ वाला पार्ट में भी इस वाले इलाके में क्या बारिश क्या होता है, जबरदस्त होती है। तो इस वाले इलाके में भी नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पे, इस वाले इलाके में मिलेगा। और देखिए ये वाला जो इलाका था ये रेगिस्तान है, इधर भी क्या होगा, नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसी क्षेत्र में मिलेगा। तो पहला जो हमारा है, देखिए ये पाकिस्तान में है, ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, सोहन नदी। तो सोहन नदी में हमारा मिला है, ठीक है ना। ये देखिए ये पहाड़ है हमारा, ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे ही है, देखिए ढलानी क्षेत्र में है ना, तो यहाँ पे मिला सोहन नदी या फिर सोहन वैली, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके किनारे आपको साक्ष्य मिला है। अगला देखिए हमारा, ये देखिए अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के वेस्ट में हमारा लूनी नदी बहती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये डिडवाना क्षेत्र है या डिडवाना क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको मिला है क्या हमारा ये पुरापाषाण का साक्ष्य मिला, आरंभिक काल का। तीसरा क्या है हमारा, ये देखिए भीमबेडका, ये हमारा नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के साक्ष्य में क्या देखिए, नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से बहती है। तो जमीन, ये यहाँ का जमीन क्या हुआ है, धसा हुआ है। तो ये पहाड़ क्या है, विंध्याचल पर्वत है, तो ये पहाड़ के किनारे बसा हुआ है। पहाड़ से क्या होता है, पत्थर क्या आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमको मिला है, साक्ष्य मिला है। कौन सा जगह है ये, भीमबेडका है, भोपाल से 50 किलोमीटर दूरी पे है भीमबेडका, एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर यहाँ पे क्या है, ये देखिए हमारा है, ये जो मैं दिखाया झारखंड का मैप है, झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और इधर विंध्याचल है। दोनों पहाड़ियों, दोनों जो पठार है उसके बीचों बीच है। ये है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जो वेब सीरीज आई है, तो वही वाला इसी जगह का क्षेत्र से बनाया गया है। तो ये मिर्जापुर का पठार में है, ठीक है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है,
यहाँ पे भी आपको मिला है उसका साक्ष्य मिला है, ठीक है, पूरा पाषाण युग का। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, पत्थर है, यहाँ पे भी पत्थर है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे भी पत्थर है। जहां पत्थर होगा वहां पे क्या होगा, पाषाण काल का क्या होगा, साक्ष्य मिलेगा। याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया, फिर से मैं रिपीट करा देता हूं आपको। सोहन नदी घाटी क्षेत्र, डिडवाना नदी घाटी क्षेत्र, और भीमबेडका या नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, और क्या हो गया हमारा, ये है मिर्जापुर का पठार, या फिर इसी के पास एक नदी बहती है यहाँ पे, हमारा नदी का नाम क्या है, बेलन घाटी या बेलन नदी, ठीक है ना। तो बेलन नदी के घाटी भी आसपास में मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पठार है। मैं बता रहा हूं जहां जहां पठार होगा वहां पर वहां मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, कभी मिलेगा क्या, यहाँ पे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये मैदानी इलाका है। मैं ऑलरेडी बता, बिहार पूरा मैदानी इलाका है। ये इलाका क्या है, पूरा मैदानी इलाका है। ये इलाका क्या है, पूरा मैदानी इलाका है। तो ये यूपी है, यूपी हमारा हो गया मैदानी इलाका, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल क्या होगा, मैदानी इलाका। देखिए तो उत्तर प्रदेश का क्या है, हमारा दक्षिण वाला क्षेत्र में है मिर्जापुर पठार, यहाँ पे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिलता, लेकिन ये झारखंड सटा हुआ है, एमपी सटा हुआ है, ये वाला इलाका, इसलिए यहाँ पे मिल रहा है। ये पठारी क्षेत्र है। इधर कहीं पे कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा मैदानी इलाका है, और मैदानी इलाका में पत्थर होता नहीं है। इस इलाके में सिर्फ मिट्टी होती है, एलुवियल डिपोजिट्स होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे। और यहाँ से इधर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से इधर क्या होती है, यहाँ से इधर नर्मदा नदी का इधर वाला क्षेत्र में क्या है, अधिकतर हमारा बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है। यहाँ नहीं हो सकता है, बस ये वाला। मतलब भारत के बीचों बीच क्या है, भारत का जो हमारा हृदय है, इसके बीचों बीच क्या है हमारा पूरा पाषाण एज का जो आरंभिक वाला हमारा पूरा पाषाण काल है, उसमें उसके सारे साक्ष्य मिले हैं इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। बस यही आपको 4 क्षेत्र याद रखना है। सोहन नदी घाटी क्षेत्र, डिडवाना क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, और मिर्जापुर का पठार या बेलन घाटी क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। भीमबेडका की गुफाओं में शिलाश्रय में चट्टानों से बने आश्रय। और देखिए भीमबेडका में क्या है, गुफा तो ही है, और चट्टान का क्या है, आश्रय है। मतलब चट्टान से बना हुआ जो गुफा है वो भी है वहां पे, बहुत फेमस है। मैं कभी भीमबेडका बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वे मोटा मोटी 1 लाख ईसा पूर्व BC 1 लाख BC के हैं, ठीक है ना। शिलाश्रय का उपयोग मानव के ऋतुकालिक बसेरे के लिए, मतलब सीजनल अपना जो सेटलमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया करते थे ये लोग, ठीक है ना। मतलब जो उसका बारिश के मौसम में ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, जो रॉक शेल्टर है, ठीक है, इसका इस्तेमाल। हस्त कुठार द्वितीय ग्लेशियर हिमालयन इंटरग्लेशिएशन के समय जमाव में मिले हैं, ठीक है ना। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो रहा था ना, अब धीरे धीरे जो जलवायु में क्या हो रहा, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना। नमी में धीरे धीरे कमी आएगी। देखिए इस एज से क्या होगा, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर होगा ना धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और नमी क्या होगा, धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक है। और जो हमारा हथियार का जो इक्विपमेंट है, औजार का जो शार्पनेस है वो भी बढ़ते जाएगा। 3 चीज याद रखना है। औजार का शार्पनेस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जलवायु का क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होती जाएगी, ठीक है ना। और जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता है या फिर नमी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये हमारा पार्ट हो गया किसका, पहला हमारा हो गया आरंभिक पूरा पाषाण काल। तो इसको मैं सारे टेंशन ना ले, मैं एक एक चीज जो फैक्ट्स है वो मैं एक साथ करा दूंगा तीनों का, ठीक है ना। वो मैं एक टेबल बनाया हूं इसके लिए स्पेशल, ठीक है। अगला देखिए हमारा मध्य पूरा पाषाण युग उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। देखिए फ्लेक्स क्या होता है, जैसे 2 पत्थर है, 2 पत्थर को टकराने पे क्या होता है, एक उसका छिलका सा निकल जाता है, ठीक है ना, पपड़ी से निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उससे जो बनता है उसको फ्लेक्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको फोटो में दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए देखिए ये है, जैसे मान लो इस पत्थर को यहाँ पे एक पत्थर है, इसके ऊपर से एक और पत्थर से इसको मारे, तो ये वाला जो उसका पपड़ी है या छिलका है, जो उसका पार्ट क्या होगा, वो अलग से निकल जाएगा। जो फ्लेक्स है, इसको जो निकला अलग से, इसको क्या आता है, फ्लेक्स कहा जाता है। जैसे ये वाला है, ठीक है ना, पपड़ी या फिर फ्लेक्स जो बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस एज में क्या है, सिर्फ इसी का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रही थी। पहले का क्या था, पहले जो हमारा मोटे मोटे पत्थर का इस्तेमाल, उतना टेक्नोलॉजी इतना बारीक से करना क्या है पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या लोगों का नॉलेज बढ़ा, ठीक है ना, आदि मानव का नॉलेज बढ़ा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पपड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और पपड़ी क्या अब नुकीला होने लगा, तो इससे आप बेहतर तरीके से आप वो शिकार कर सकते थे। देखिए ये पपड़ियां सारे भारत में पाई गई है, और इनमें क्षेत्रीय भेद भी पाए जा गए हैं, ठीक है ना। अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके पाए गए हैं। पपड़ियों से बने विविध प्रकार के फलक, ब्लेड्स, जैसे ये क्या है हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, ब्लेड्स है। ऐसा बना तो क्या हो गया, ब्लेड्स हो गया हमारा पपड़ी का।
ठीक है। और बेधनी या फिर बोरर्स, छेदनी, इसको बोरर्स या फिर बोरर्स को दो नाम है, बेधनी या छेदनी बोला जाता था। देखिए ये वाला, इसका नाम क्या है, बोरर्स, क्योंकि ये जो नुकीला पोर्शन से छेद करने के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ एक, ठीक है, जैसे कि देखिए ये वाला, ये देखिए क्या बोरर्स है, आपको ये नुकीला है। इससे क्या होता था ना, जो जानवरों का जो खाल होता था उसको सिलने में इस्तेमाल किया जाता था। देखिए छेद करके, देखिए छेद का ऑप्शन में दिखाया, इस तरह से छेद किया जाता था, उसको जानवर के चमड़ों को सिलाया जाता था। तो ये क्या हो गया, हमारा बोरर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा इस वाले इलाके में अगला क्या हो गया, खुरचनी। खुरचनी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है खुरचनी। आपने कभी ये खुरचनी है हमारा, ये अपने देखा होगा कि बढ़ई को आप इस्तेमाल क्या करते हो, छिलते हुए देखा होगा, ठीक है ना, लकड़ी को। तो ऐसे ही कुछ इस्तेमाल इसका किया जाता था, खुरचनी को किसी लकड़ी को छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस वाले पोर्शन से देख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये खुरचनी है। तो इसके फलक, बेदनी और छेदनी और खुरचनी, ये तीन चीजों का इस्तेमाल कहाँ होता था, मिडिल वाले जो हमारा पैलियोलिथिक एज है वहां पे इस्तेमाल किया था। देखिए हर एक चीज का टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। देखिए जो हमारा औजार था वो धीरे धीरे क्या होना है, छोटा और नुकीला होते जा रहा है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो मैंने बताया हैंड एक्स, वो कितने थे, वो मोटे थे थोड़ा ज्यादा, हैंड एक्स, ठीक है ना, फिर क्लीवर, वो सारे मोटे थे, लेकिन ये सब थोड़े पतले और छोटे होते जा रहे हैं। मध्य पुरापाषाण स्थल, जिस स्थल पर मिले हैं मोटे तौर पे, उसी स्थल पे आरंभिक पुरापाषाण काल के स्थल भी पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। सेम वहीं पे मिले हैं, यहाँ पे भी मिला है, सोहन घाटी में मिला है, डीडवाना क्षेत्र में मिला है, इस वाले क्षेत्र में भीमबेटका में मिला है, और मिर्जापुर में। मतलब जैसा आरंभिक वाला काल में मिला था वैसा हमारा मध्य पुरापाषाण में भी सेम वही जगह में मिला है, ठीक है ना। इसके लिए अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन एक दो जगह एक्स्ट्रा है, देखिए वो दिखा देता मैं। देखिए यहाँ पे हम एक प्रकार के सरल बटिकास्म उद्योग, बटिकास्म मतलब जब नदी अपने साथ क्या था, बहुत सारे पत्थर बहा के लाती है, तो पत्थर बहा के लाने के कारण क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, गोल मोल हो जाती है, ठीक है ना। तो उसको बोला था बटिकास्म। जैसे ये वाला देखिए, पत्थर का शेप इस तरह होता है पानी के बहाव के कारण, ठीक है ना। इसको क्या कहता है, बटिकास्म या गुटिकास्म बोला जाता है, ठीक है। कहाँ गया, सॉरी। तो बटिकास्म उद्योग के गोलोक से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या होता था, आप इसका इस्तेमाल देखिए, नदी से क्या होता था ना, जो आदिमानव थे, आदिमानव नदी से इस तरह का पत्थर इकट्ठा करके लाते थे, और दो पत्थर से टकरा के क्या होता है, उससे पपड़ी बनाते थे। पपड़ी मतलब इस टाइप का बनाते थे, और उससे क्या हथियार बनाते थे। तो ये जो बटिकास्म उद्योग था या बटिकास्म का इस्तेमाल इस एज में ज्यादा हो रहा था। ये भी पूछा सकता है कि बटिकास्म का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता था, ठीक है ना। बटिकास्म मतलब होता है पेबुल्स होता है, तो पेबुल्स का इस्तेमाल ये मिडिल पैलियोलिथिक एज में होता था, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो एज था, ये तृतीय हिमालयी ग्लेशिएशन पीरियड था। जो फर्स्ट आरंभिक वाला क्या था, सेकंड ग्लेशिएशन पीरियड था, ठीक है ना, हिमालयन ग्लेशिएशन, ठीक है ना। ये क्या था, तीसरा वाला के सीधे समकाल में चलता है। इस युग में शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थान और तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिणवर्ती कई स्थानों में मिला है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना, ये सब सिर्फ याद रखना, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे मिला है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कहां कहां स्थान में है। जैसा आरंभिक काल वाला मिला है, इसमें भी सेम वैसा ही है। ये तो दो हो गया। तीसरा है हमारा क्या है, ऊपरी पुरापाषाण युग। इस युग में क्या है, आर्द्रता की कमी हो गई। मतलब पहले आर्द्रता कम थी, फिर मध्यकाल में क्या हो गया, मध्य पुरापाषाण में कम हो गई, अभी क्या हो गई, और भी कम हो गई। धीरे धीरे क्या हो रही है, नमी की मात्रा कम होती जा रही है, ठीक है। इस अवस्था का विस्तार हिम युग के अंतिम समय तक। देखिए इस एज में क्या था, ये वाला एज कब तक था, हिम युग जो आइस एज था उसका लास्ट स्टेज था हमारा, के साथ रहा। जलवायु अपेक्षाकृत क्या हो गया, अब गर्म हो गया। अब जलवायु गर्म हो गया तो क्या होगा, देखिए विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषता है। पहला क्या है, जो फ्लिंट इंडस्ट्री है, चकमक उद्योग, एक पत्थर है, ठीक है ना, स्पेशल टाइप का पत्थर है, फ्लिंट चकमक पत्थर, उसका डेवलपमेंट हुआ, स्थापना। इस एज का क्या खासियत, दो विशेषताएं हैं। फ्लिंट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा क्या है, जो आधुनिक प्रारूप के मानव है, जो हमारे जो अभी जो मॉडर्न ह्यूमन है, ठीक है ना, उसको बोला था होमोसेपियंस, उसका ओरिजिन भी क्या हुआ, इसी एज में हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले जो लोग थे वो हम लोग नहीं थे, हम लोग से क्या था, हम लोग से पूर्वज था वो, ठीक है ना।
जो वर्तमान मानव है उसको होमोसेपियंस बोला जाता है। उसका डेवलपमेंट क्या हुआ, कौन सा एज में, अपर पेलियोलिथिक एज में, ठीक है, ऊपरी पुरापाषाण युग में। भारत में फल्को मीन्स ब्लेड्स, तक्षणियों, ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स का इस्तेमाल देखा जाता है। ब्यूरिन्स क्या होता है, अब ये देख लीजिए। इस एज में दो चीज खासियत है। ब्यूरिन्स मतलब होता है, आप देखेंगे तो ऐसा छोटे छोटे औजार, ठीक है ना, ये जैसे इस तरह से, इसको क्या था, लकड़ी में बांध के इस्तेमाल किया था। लकड़ी के इसको बांध के लकड़ी में बांध के इसका इस्तेमाल किया था। नुकीला होती है ये वाला, ऐसे ब्यूरिन्स होता है, भाले टाइप का, ठीक है ना, ये ब्यूरिन्स हो गया। तो इसमें दो चीज है, ब्लेड्स का इस्तेमाल किया था और ब्यूरिन्स का इस्तेमाल किया था। जो आंध्र प्रदेश कहाँ मिला साक्ष्य इसका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार का पठार और इसके इर्द गिर्द पाया। सेम चीज वही है, कोई अंतर नहीं है। आपको देखेंगे तो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं मैप में, ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए मिर्जापुर पठार मतलब भारत का उत्तर प्रदेश का क्या दक्षिणी भाग हो गया, ठीक है। और बिहार का पठार मतलब क्या हो गया, ये छोटा नागपुर पठार या झारखंड, वही चीज हो गया। फिर क्या हो गया हमारा केंद्रीय मध्य प्रदेश, मतलब वही भीमबेटका वाला क्षेत्र हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र वाले इलाके में थोड़ा सा, इस ऊपर वाले इलाके में, और थोड़ा कर्नाटक वाले इस इलाके में यहाँ पे। क्योंकि देखिए अब इधर वाले इलाके में थोड़ा बारिश कम हो गई, यहाँ तक बारिश हो रही थी पहले, अब क्या होगा, गर्म होने के कारण क्या हो गया, इधर वाले इलाके में क्या होगा, थोड़ा बारिश कम होने लगी। बारिश कम हो गया और इधर वाले इलाके में बारिश तो चल ही रही थी। अब लोग क्या धीरे धीरे इधर से इधर शिफ्ट हो रहे थे यहाँ तक। तो ये पूरा अब क्या हो गया ना, तीसरा एज में क्या हो गया, इसका थोड़ा दायरा बढ़ गया, ठीक है। सेम चीजें आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। अब देखिए, अब तीनों का क्रक्स क्या बता दे रहा हूं। इस प्रकार देश के अनेक पहाड़ी ढलानों में, नदी घाटियों में पूरा पाषाणीय स्थल पाए गए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। देखिए कहाँ का मिलता है, पहाड़ी ढलानों में और नदी घाटों में आपको इसके स्थल पाए जाएंगे। लेकिन आपको जो एलुवियल डिपोजिट्स है मैदानी इलाकों में, जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, वहां पे एक भी आपको इसका साक्ष्य नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का तीनों एज के बारे में बताया मैंने। अब तीनों एज का मैं थोड़ा सा फटाफट इसका क्या कंपेरिजन कर देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए मैंने बताया लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। ये सारा क्या है, मैं पेलियोलिथिक एज का ही बता रहा हूँ, बाकी दो एज में बताऊंगा। दो एज का मतलब जो हमारा अगला जो आएगा उसके बाद वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहला हो गया लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। देखिए इसका समय क्या है वो मैं बता चुका हूँ। 5 लाख से क्या है हमारा 50,000 बीसी, दूसरा क्या है 50,000 बीसी से 4,000 बीसी, तीसरा क्या है हमारा 40,000 बीसी। 40,000 बीसी से हमारा क्या हो गया 10,000 बीसी हो गया, ठीक है। औजार इसमें क्या कौन कौन सा, देखिए आरंभिक पाषाण में, पूरा पाषाण में इस्तेमाल होता था हैंड एक्स, ठीक है ना। उसके बाद क्लीवर और चॉपर, ये 3 चीज का होता था, मतलब हस्त कुठार, बिदारनी और खंडक मतलब खंड करने वाला या टुकड़ा करने वाला। पत्थर की पपड़ी, इसमें क्या होता है, पत्थर की पपड़ी का इस्तेमाल किया था। उससे क्या क्या बनता था, ब्लेड्स बनता था, फलक, भेदनी, छेदनी, मतलब इसमें क्या बोर्स, छेद करने वाला, और खुरचनी वाला मतलब छीलने वाला, ठीक है ना। और जो इसमें होता था हमारा का ब्लेड्स और ब्यूरिन्स का इस्तेमाल होता था। ब्यूरिन्स मतलब नुकीला चीज का, ठीक है। शिकार का इसलिए इस्तेमाल किया था, फेंक के ब्यूरिन्स का इस्तेमाल किया था ना, मतलब जैसे भाला फेंकते हैं ना, उस तरह से फेंक के जानवरों का शिकार करते थे हम लोग आदिमानव के समय। अब देखिए आजीविका का साधन क्या था उस समय। इस समय क्या था, आखेटक वो खाद्य संग्राहक था, मतलब हंटिंग और गैदरिंग करते थे। दूसरे वाले स्टेज में भी क्या होता था, इसमें भी आखेटक और फूड गैदरिंग ही करते थे, मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग, फूड गैदरिंग। तीसरे स्टेज में भी सेम था वही, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ, देखिए इसमें क्या है, ये तो आइस एज था, ये भी आइस एज, लेकिन ये क्या था, आइस एज का ये थर्ड स्टेज था, या बोल सकते हो, सॉरी थर्ड स्टेज नहीं, ये क्या लास्ट स्टेज था। ये क्या था ना हमारा थर्ड हिमालयन ग्लेशिएशन था, ठीक है। ये वाला आपको ये हो गया, ये हिम जो पहला वाला क्या सेकंड हिमालयन ग्लेशिएशन था, ये अंतिम में। इसके बाद क्या होगा, हमारे जलवायु गर्म हो गई, आपको याद रखना है। पूरा पाषाण स्थल के प्रमुख स्थल, ठीक है ना, कहाँ कहाँ मिला था आपको। सोहन घाटी पाकिस्तान में है, पंजाब में। कश्मीर में क्यों मिला, कश्मीर में मतलब ऊपरी वाला इलाका नहीं, कश्मीर का पहाड़ी वाला नहीं, जहाँ पे पीर पंजाल के आसपास उसके नीचे वाला, ठीक है। थार मरुभूमि मतलब डिडवाना क्षेत्र। बेलन घाटी मतलब मिर्जापुर का पठार, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। नर्मदा घाटी डिडवाना क्षेत्र और भीमबेटका मतलब भोपाल मध्य प्रदेश।
इसमें भी देखिए डॉट का क्या मीनिंग, क्या मतलब सेम होगा, और एक्स्ट्रा क्या था हमारा, तुंगभद्रा नदी घाटी, ये एक्स्ट्रा था। तो इसमें जितने सारे हैं वो सारे तो है ही इसमें, लेकिन एक एक्स्ट्रा था क्या, तुंगभद्रा घाटी, थोड़ा का विस्तार हुआ देखिए। और तीसरा वाला में देखिए हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है ना। केंद्रीय मध्य प्रदेश तो सेम वही है। दक्षिण उत्तर प्रदेश मतलब मिर्जापुर का पठार, बिहार का पठार मतलब झारखंड का छोटानागपुर पठार। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ब्रीफ एक कंपेरिजन हो गया। ये कंपेरिजन आपको याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना, ठीक है ना। ये कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करने के लिए आसानी से, ठीक है। तो इतना हुआ स्टोन एज का, जो हमारा पहला हो गया पेलियोलिथिक एज है, वो पेलियोलिथिक एज मैंने बता दिया। बाकी जो मैं 2 एज है, ठीक है ना, जो 2 एज के बारे में बताऊंगा आपको मैं, जो मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर इसमें कम से कम लगेगा, एक लेक्चर में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इतना आज इतना ही रखता हूँ। आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, और जितनी सारी समस्याएं आपको, ये जितना मैं नोट्स बना रहा हूँ वो नोट्स आपको खुद लिखना है, ठीक है ना। जब तक लिखेंगे ना आपको याद नहीं होगा, और सारे टेबल बनाना है ऐसे, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो आज इतना रखता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद।